लेसन नंबर है 19। महाकवि कालिदास, उनके लेखक है नरपत बारहट हड़वेचा। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा के MA BEd की उपाधि प्राप्त की। जलनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील हैं। महापुरुषों ने नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पाँव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया है, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनीया आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुछ 60 प्रसिद्ध महापुरुषों को जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को यानी बुद्धू यानी मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलने ही हीरे की तरह चमक सकता है। महाकवि कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में महाकवि बाण के कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता चला नहीं है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। कालिदास का जन्म और परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्मस्थल उज्जैनी यानी वर्तमान जो उज्जैन है माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ते ही भी पर उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उज्जैनी में उन दिनों का राजा विक्रमादित्य का राज्य था। यहाँ की प्रजा सब प्रकार में सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के 100 सिक्के चलवाए थे। उनसे उनके राज्यकाल का ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य ने शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, इतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कवि हो गए जहाँ के बहुत सारी साहित्य विद्याकार के कवि थे, वैज्ञानिक युग था, और विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार भी थे, और संस्कृत भाषा की उन्नति यहाँ से इस काल में हुई थी, ऐसा माना जाता है। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ है, और जो कवि हमें बुद्धू माना जाता है वो विक्रमादित्य के दरबार में कवि में सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता था। कालिदास के अविरक्त 8 और कवि के दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे, और जो विक्रमादित्य थे वो कवि जो अतिरिक्त और नवरत्न कहलाते थे। किसके दरबार में? विक्रमादित्य के दरबार में।
कालिदास ने के विषय में कहा जाता है कि युवावस्था तक निरक्षर थे। जब युवावस्था यानी जब वो युवान थे तब तक वो कैसे थे? निरक्षर, यानी पढ़े नहीं थे, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे। जिस डाल पर बैठे थे उसी डाली काटते थे। देखो कितने मूर्ख थे कि जो डाली पर वो बैठे थे वही डाली वो काटते थे। वो कितने मूर्ख हुए। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। और इतने मूर्ख कैसे महाकवि बन गए, इसकी घटना और यह कैसी है, विचित्र घटना और कहानी है। उन दिनों सारनानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्तमा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। और जो ये राजा की पुत्री थी सारनानंद, वो राजा की पुत्री ऐसी थी कि वो विद्यावान थी, रूप गुण सब कुछ उनमें था, फिर वो घमंडी थी। मतलब उसको उसका रूप का, उसका ज्ञान का बहुत घमंड था, अहंकार था, ईगो था। अपने विवाह के संबंध में उसके एक घोषणा रख कर दी थी कि जो उसके शास्त्र में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। उन्होंने जैसे स्वयंवर होता है वैसे तो उन्होंने क्या रखा कि जो विद्या शास्त्र में, जो विद्या में मुझे हराएगा, जिसके पास बहुत ज्ञान होगा, उसके साथ मैं अपना विवाह करूंगी, यानी उसका लव मैरिज में उसके साथ करूंगी। उसी की इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंची गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इनका बदला लेने का उपाय सोचते थे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा देना चाहिए तो उसका घमंड टूट जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि उसको बहुत घमंड है बहुत, तो हम लोग ऐसा करेंगे, एक रचना, ऐसा व्यू रचना करेंगे कि उसका लग्न ऐसे के साथ करवाएं, जो मूर्ख व्यक्ति से कराएं, तो उनका जो घमंड है वो क्या जाए, सब कुछ उतर जाए और वे अपने अपमान का बदला भी ले सके। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहते थे। संयोग के उन्हें एक व्यक्ति रहने के सहयोग में उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को वो काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता, तो वो उसे लेके आते हैं। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ के नीचे उतारा और समझा बुझा कर एक सुंदर राजकुमारी से उनका विवाह कर देने की बात कहकर वह लालच देकर अपने साथ चलने को राजी हो गया। और सबने क्या किया, उनको ललचाया कि तुझे एक अच्छी लड़की के साथ हम विवाह करें, वो राजकुमारी से, उसके साथ आपको विवाह करना है। और ललचा कर वो बुलाकर ला दिया उनको। पंडितों ने उसे मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वार दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। राजकुमारी ने विद्योत्तमा को उसे मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान है। वो पंडितों ने क्या बोला कि ये हमारे गुरु है और ये शास्त्रों का बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन रियल में क्या था, वो मूर्ख था। शास्त्रों के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने के वो यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों में मौन व्रत चलने के लिए कारण वे संकेत से शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। और अभी उनका मौन व्रत चलता है। क्या है, वो मौन व्रत चल रहा है, इसलिए वो आपके साथ वो बोलेंगे नहीं, शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, संकेत से ही बात करेंगे आपके साथ। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और विद्वानों ने छल कपट किया उनके साथ, वो बात वो समझ सकी नहीं और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है।
ये युवक को विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई और उनका अर्थ क्या था कि ईश्वर एक ही है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है, और कालिदास ने क्या समझा कि ये लड़की है, ये राजकुमारी मेरी एक आंख क्या करना चाहती है, फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाई और उनकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी कहता है कि ईश्वर और जीव 2 है। क्या है? आपने जो एक उंगली दिखाकर जो क्वेश्चन किया है कि ईश्वर एक है, और उन्होंने 2 उंगली दिखाकर बोला कि ईश्वर और जीव 2 है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि 5 तत्वों से मिलने सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। और जो पंडित थे वो उनका आंसर देते थे, लेकिन वो जो मूर्ख था यानी कालिदास था वो अलग समझते थे, लेकिन पंडितों यानी छल कपट करके विद्योत्तमा को कुछ अलग आंसर देते थे। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ के विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊंट की ही बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर जगह में बोल बैठा, अट्र अट्र। क्या बोला? उट्र उट्र। फिर उनको पता चल गया। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उनकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उससे अपने महल में कालिदास को प्रवेश कर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने का कारण कालिदास प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीतिक, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वारम देहि। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कच्चित् वाग विशेषः। इस पर कालिदास ने क्रमशः कहा, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना की। सुनाई विद्योत्तमा के जब उन्हें पंडित होने का विश्वास हो गया, उसने द्वार खोलकर महाकाली कालिदास का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रकृति नहीं है तो विश्व और उनका जीवन कैसा होता है? अधूरा होता है। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं। चित्र विचित्र में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं कर सकते, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का अभिव्यक्त अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी की स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों में समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास ने रचनाओं से मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। महाकवि कालिदास से 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? 7 ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। कौन सा है? ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपने सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है और इस काव्य में ऋतुसंहार में उन्होंने क्या किया है कि अपनी जो सूक्ष्म दृष्टि है उसका परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास ने अन्य ग्रंथों में नहीं है। मालविका अग्निमित्रम
कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभव काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह के लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वार तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है, वह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में ही कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी मतलब जो अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। उसके उत्तरार्ध में यक्ष में अपनी वीरहिनी प्रिया को पहचानने के उपाय में मेघ को बताया है। जो उसका जो संदेश है वो अपना संदेश लेके वो जाता है, बादल के द्वारा वो अपना संदेश भेजता है। इस काव्य में वर्षकाल और विरह का वर्णन खूब निखरा है, खूब बहुत बड़ा निखरा हुआ है। इसमें भारत के भूलोक की भी अच्छी जानकारी दी गई है और हमारा जो भारत का भूलोक है उसकी भी जानकारी ये मेघदूत में मिलती है। रघुवंश एक महाकाव्य है। रघुवंश क्या है? एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश है। ये वंश कहाँ से उत्पन्न हुआ है? सूर्य से उत्पन्न हुआ है। कहा मोटी बुद्धि वाला, मैं तिनकों से बड़ी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। मैंने बोला था ना अभी कि बहुत अच्छा है। यह उनका तीसरा नाटक है। इसमें 7 अंक है। कितने अंक है? 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और नवविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है।